दोस्तों, मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपने मुझे ये बोलते हुए सुना होगा कि जो प्राचीन काल की टेक्नोलॉजी थी वो आज से कई गुना ज़्यादा थी। और इस वीडियो में उन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज से कई हज़ार साल पहले हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड थी जिसके बारे में अभी हम सोचें तो उसका कोई आंसर नहीं मिलता कि वो इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उस ज़माने में कैसे काम किया करती थी। मैं कुछ ऐसी इन्वेंशंस, कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा जो अभी खो चुकी हैं, जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जो अभी भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक को उलझन में डाल देती हैं कि हज़ारों साल पहले ऐसी चीज़ कैसे अचीव की गई। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो से उन लॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने की कि वो कैसे एग्जिस्ट करती थी। एंटीकीथेरा मैकेनिज्म, जो कि आज से लगभग 2000 साल पहले एंशियंट ग्रीस में इन्वेंट हुआ था। ये एक इतना बड़ा डिवाइस था और जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकता था, कैलकुलेट कर सकता था। ल्यूनार पोजीशन और सोलर पोजीशन, यानी चंद्रमा और सूरज की पोजीशंस, सूर्य ग्रहण किस वक्त पर लगेगा, चंद्र ग्रहण किस वक्त पे लगेगा, और उस जमाने में जितने भी प्लैनेट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे उनकी पोजीशंस और उनकी जानकारी, ये बहुत सारी और नेचुरल इवेंट्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता था। ये इतना कॉम्प्लेक्स डिवाइस था कि इसमें 30 गियर्स थे, छोटे छोटे, जो कि मूव हुआ करते थे और उससे कैलकुलेशंस हुआ करती थी। अभी हम जिन्हें कंप्यूटर्स बोलते हैं वो हमें बहुत एडवांस चीज़ लगती है, लेकिन अगर आप 2000 साल पहले चले जाएं और तब जाकर ये सोचें कि ऐसा कोई हैंडहेल्ड डिवाइस है जो ऐसी कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ये सोचकर ही आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आज से 2000 साल पहले एक ऐसा कंप्यूटर, एक मैकेनिकल कंप्यूटर कैसे बन गया जो इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकता था। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना था कि ये एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को बनाने में एलियंस या किसी स्पिरिचुअल या किसी सुपरनेचुरल पावर ने लोगों की मदद की थी। इसको डिस्कवर किया गया था एक डूबे हुए शिप से 1901 में, लगभग 123-124 साल पहले। उस जमाने में लोग समझ नहीं पाए थे कि ये क्या चीज़ है। उनको लगा कि ये एक शिप का पुराना पार्ट है, किसी मशीन या घड़ी का पार्ट है। बाद में बहुत सारे लोगों ने, माइकल रेल नाम के एक आदमी ने और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की और ये पता चला कि दरअसल ये एक कैलकुलेटर या पुराने ज़माने का एक कंप्यूटर है जो कि तारे, चंद्रमा, सूरज और स्पेस में हो रही जितनी भी बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं उसको कैलकुलेट कर लेता है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या था और इसको और किस पर्पस के लिए बनाया गया था, लेकिन ये आज भी पुरानी टेक्नोलॉजी में सबसे मिस्टीरियस चीज़ बनी हुई है। द नाज़का लाइन्स, पेरू में 2000 से 2500 साल पहले खाली मैदानों पर ऐसी आकृतियां बनाई गई थी जो मीलों लंबी थी। ये आकृतियां कुछ जानवरों जैसी थी और कुछ अजीब अजीब सिंबल्स थे। ऐसा माना जाता है कि 2500 साल पहले नाज़का सिविलाइजेशन और नाज़का नाम के जो एक ट्राइब था उसके लोगों ने इनको बनाया था। लेकिन आज से 2500 साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी जो मीलों लंबे मार्क्स, फिगर्स जमीन पर बना सके। अगर ऐसे फिगर्स को इंसान भी मिलकर बनाते हैं तो इतना एक्यूरेट, ज्योमेट्रिकली इतना एक्यूरेट नहीं बना सकते थे। नाज़का लाइंस के बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते जब बात आती है कि उसको कैसे बनाया गया, और लोग ये भी नहीं जानते कि उसको किस लिए बनाया गया। लोग इसकी अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नाज़का लोगों ने ये मीलों लंबी आकृतियां, जानवर जैसी आकृतियां या अजीब अजीब से सिंबल कुछ रिचुअल करने के लिए बनाए थे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये एलियंस को कांटेक्ट करने का तरीका था नाज़का ट्राइब का। वो ये चाहते थे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों को वो कांटेक्ट करें। अगर वो ऊपर से देखते हैं तो छोटी चीज़ें उन्हें नज़र नहीं आएंगी, इसलिए उन्होंने वो मीलों लंबी चीज़ें, वो मार्किंग्स बनाई थी। दोस्तों, बहुत साल हो चुके हैं, हजारों साल बीत चुके हैं, लेकिन साइंटिस्ट आज तक ना तो नाज़का लाइन का पर्पस ढूंढ पाए हैं एकदम जेन्युइन, ना ही टेक्निक ढूंढ पाए हैं कि वो कैसे बनी। वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं पेरू में,
लेकिन बहुत सारी चीजें वहां पर अनएक्सप्लेन्ड है। कुछ आकृतियां तो जानवर जैसी नजर भी आती हैं, लेकिन कुछ आकृतियां बिल्कुल अननोन है। इस दुनिया में ऐसे दिखने वाली कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन आजकल चलता है कि वो शायद एलियंस के लिए या एलियंस के द्वारा बनाई गई जमीन पर लाइनें थी जो किसी स्पेशल चीज के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो भी हो, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं मिली है और ये दिखाता है कि हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी दुनिया की इतनी आगे थी जिसकी बहुत सारी चीजें और बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हमें अभी नहीं है। दोस्तों, अगली चीज है रोमन कंक्रीट। रोमन एम्पायर में आज से 1834 साल पहले एक ऐसी सीमेंट बनाई गई थी जो अपने आप सेट हो जाती थी हवा के बिना भी। यानी कि अगर यह सीमेंट से कुछ बनाया जाए, उसे पानी के नीचे फेंक दिया जाए, तब भी वो अपने आप हार्ड हो जाती थी। अभी हम जानते हैं कि जो हमारे घर बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, उनको सूखने के लिए हवा चाहिए होती है। पानी के अंदर अगर कोई दीवार डूबी रहे तो कोई भी जरिया नहीं है कि वो दीवार सेट हो जाए। इसका मतलब है कि रोमन एम्पायर और एंशिएंट रोमन लोगों ने कुछ ऐसी चीज बना ली थी जो आज तक लोग अचीव नहीं कर पाए हैं। इसका जो बनाने का तरीका लोग कुछ जो समझ पाए हैं वो ये था कि वो लोग वॉल्केनिक ऐश को इस्तेमाल किया करते थे, साथ में वो लाइमस्टोन, क्रस्ट स्टोन को भी इस्तेमाल किया करते थे। जो लाइमस्टोन है और वॉल्केनिक ऐश है और जो भी वो चीजें डालते थे वो कंटिन्यूअसली लगने के बाद भी आपस में रिएक्ट करती थी और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती थी, जिससे दीवारें इतनी मजबूत बनती थी कि कितना भी हमला हो जाए, कितने भी हाथी अटैक करें, वो दीवार आसानी से नहीं टूटा करती थी। इस दीवार की खास बात या इस कंक्रीट की खास बात यह थी कि लगने के बाद ये जितनी पुरानी होती चली जाती थी, ये उतनी ही स्ट्रांग होती चली जाती थी। अभी जो सीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, जब घर की उम्र होने लगती है, जब कोई घर 80 साल 100 साल का हो जाता है तो वो ढहने लगता है, उसकी दीवारें गिरने लगती हैं, वो खराब हो जाता है। लेकिन रोमन एम्पायर ने जो ये रोमन कंक्रीट बनाया था, ये जितना समय बीतता था उसके अंदर रिएक्शन उतना स्ट्रांग होता था और वो दीवारें और स्ट्रांग होती चली जाती थी। और यही वजह है कि रोमन एम्पायर की बनाई गई बहुत सारी बिल्डिंग आज भी खड़ी हैं। जहां पर ये स्पेशल सीमेंट इस्तेमाल हुई है वहां भी, या जहां नहीं भी हुई है वहां भी, क्योंकि उनका सीमेंट बनाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग था। अब इसमें हाइड्रोलिक सेटिंग हो सकती है। इसका मतलब यह भी है कि रोमन एम्पायर ने शायद समुद्र के नीचे भी कुछ बनाया हो या पानी के अंदर भी कुछ कंस्ट्रक्शन बनाए हो। इसके भी अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अंदर एक खास चीज और थी कि अगर इस दीवार में, इस कंक्रीट में अगर क्रैक आ जाए तो ये सीमेंट उन क्रैक्स को अपने आप फिल कर दिया करती थी, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इस कंक्रीट में रिएक्शन होता है और जो भी रिएक्शन से रेसिड्यूल्स या चीजें निकलती हैं उन क्रैक्स को भर दिया करती थी। आजकल के जमाने में ऐसी सीमेंट बनाना लगभग इम्पॉसिबल है और इन लोगों ने हजारों साल पहले ऐसी सीमेंट बना ली थी। कैसे? इसका कोई आंसर नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं भारत के इतिहास में और बात करता हूं हमारे इतिहास से जुड़ी एक बहुत ही स्पेशल इन्वेंशन या एक अजीब, अलग, यूनिक स्पेसक्राफ्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूं पुष्पक विमान के बारे में, जो धन के देवता थे कुबेर, उनसे रावण ने छीन लिया था। हम पढ़ते हैं अपने इतिहास में कि रावण के पास पुष्पक विमान था जो कि उड़ा करता था। वो समय से परे था, वो छुप भी सकता था, वो इनविजिबल भी हो सकता था और वो दुनिया के किसी भी ग्रह पर ट्रैवल कर सकता था। किसी नक्षत्र, किसी ग्रह या कोई भी कॉस्मिक रेज की कोई इफेक्ट उस पर नहीं होते थे। वो किसी भी स्पीड पर चल सकता था और किसी से भी छुप सकता था। वो बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकता था। तो यानी कि ये इशारा है एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट का जो आज की टेक्नोलॉजी से भी बहुत आगे है, किसी भी स्पीड पर चल सकता है, होवर भी कर सकता है। वो किस एनर्जी से चल रहा है वो भी नोन नहीं है। अगर जो इतिहास में हम जो चीजें सुनते हैं कि वो छुप भी सकता है, गायब भी हो सकता है, किसी भी स्पीड पे चल सकता है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर और ऊपर स्पेस में भी किसी भी प्लैनेट में ट्रैवल कर सकता है, किसी भी नक्षत्र, कहीं पर भी इस ब्रह्मांड में वो जा सकता है, तो ऐसे जो स्पेसक्राफ्ट हैं वो एग्जिस्ट अभी नहीं करते और पहले उस जमाने में वो किया करते थे। देखो, इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलती कि वो चला कैसे करता था। बहुत जगहों पर यह भी वर्णन है, जो विद्वान लोग ये कहते थे कि जो पुष्पक विमान है वो दरअसल उसको एक पक्षी, कोई बड़ा पक्षी
या कोई एक अदृश्य शक्ति चलाया करती थी। ऐसा माना जाता था कि उसमें बहुत स्पिरिचुअल, कुछ सुपर नेचुरल पावर अटैच्ड है, इसीलिए वो चला करता था। बहुत सारे लोगों को यह भी मानना है, और ज्यादातर जो वेस्ट की मीडिया है उसका यह मानना है, ये मैं बता रहा हूं आपको, जो भी पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये तो फेक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, ये लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि अगर ऐसा हो गया तो पहला विमान बनाने का श्रेय या जो भी ये लोग स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं वो भारत को चला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जो राइट ब्रदर्स ने पहला हवाई जहाज वेस्ट में उड़ाया था, उससे पहले हमारे यहां विमान शास्त्र हुआ करता था। विमान शास्त्र सीधे तौर से यह बताता था कि आप ऐसे स्पेसक्राफ्ट कैसे बना सकते हैं जो उड़े, जो लोगों को कैरी करे। और ये बहुत साल पहले हो गया था उस चीज से जब विदेश में या फॉरेन कंट्रीज में पहला हवाई जहाज उड़ा था। हमारा विमान शास्त्र उन लोगों से बहुत पुराना है। जिन लोगों ने पहला हवाई जहाज बनाया उनके बाप दादाओं के, उनके परदादाओं के जन्म से पहले भी विमान शास्त्र था। तो इसका मतलब यह है कि ये नॉलेज शायद भारत से ही कहीं लीक हुई होगी और किसी को मिली होगी मे बी, और उन्होंने ऐसी चीज बनाई। और अगर पुष्पक विमान उड़ा करता था तो मुझे नहीं लगता कि उससे पहले पश्चिमी सभ्यताओं में या उनके साइंटिस्टों ने ऐसा कुछ बनाया होगा, क्योंकि इंटरनेट का कब्जा ज़्यादातर पश्चिमी सभ्यता पर ही है। इंटरनेट इंग्लिश में चलता है और ज़्यादातर वेस्ट की कंट्रीज़ में इसका इन्वेंशन हुआ है। सुनने में और देखने में, इस्तेमाल करने में ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी इंटरनेट पर और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर पश्चिमी सभ्यताओं का कब्जा है। इसलिए ये चीज़ कभी नहीं मानेंगे, चाहे ये इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने का जरिया हो, ये इसको कभी नहीं मानेंगे कि विमान शास्त्र और जो हमारा विमान था वो भारत से ही निकल कर आया। खैर जो भी है, ये मिस्ट्री तो छुपी हुई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है साइंटिफिकली कि वो कैसे उड़ा करता था, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर्स उसके साथ मिली हुई है तो ज़्यादा आप डिबेट कर भी नहीं सकते साइंटिफिकली। तो यही बात है कि भारत में पुराने दौर में ऐसे विमान हुआ करते थे जो बिल्कुल वक्त से परे थे, और कैसे उड़ते थे कोई नहीं जानता। अब मैं बात करना चाहूँगा भारत में ही एक उत्पन्न हुई और बनी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके प्रूफ भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ वुड्स स्टील की, जिसको साउथ इंडिया में रुक्का या ऐसे एक शब्दों से भी संबोधित किया जाता है। अगर मैं सही उसको नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूं तो माफ करना, लेकिन ये वुड्स स्टील एक अलग तरह की स्टील थी जिसको कुछ बनाने का जो तरीका है, जो एलॉय था या जो भी बनाने का तरीका है, वो इतना स्पेशल था कि ये तलवार मुड़ भी जाया करती थी और बहुत सारे प्रहार झेलने के बाद कभी खराब नहीं हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे उत्तम तलवार, उत्तम स्टील, जो सबसे बेटर स्टील है, जो डेमास्कस स्टील आप सुनते होंगे, जो दुनिया की सबसे सुपीरियर स्टील और तलवार मानी जाती है, जिसके मुकाबले कोई तलवार हुआ ही नहीं करती थी। दरअसल डेमास्कस स्टील को बनाने की प्रेरणा भारत की ही एक स्टील बनाने की पद्धति से मिली थी। इसका मतलब है आप चाइना, जापान, कटाना, डेमास्कस स्टील या किसी भी एलॉय को अगर आप वुड्स या उरुक्का स्टील से कंपेयर करें तो कहीं स्टैंड नहीं करती। इसको बनाने का तरीका, इसका हीटिंग टेम्परेचर, इसमें और क्या मिलाया जाता था और किस तरीके से इस स्टील पर ये महीन धारियां अंकित हो जाया करती थी, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मॉडर्न साइंटिस्ट ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की और जो आकृतियां बनी हुई हैं उनको भी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो स्ट्रेंथ कभी हासिल नहीं कर पाए जो हमारे यहाँ पुराने काल में हुआ करती थी। ये खास स्टील सिर्फ बहुत बड़े बड़े राजा और बहुत बहुत बड़े लड़ाके जो हुआ करते थे वही रखते थे। नॉर्मल लोगों को ये तलवार रखने की मनाही थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो स्टील थी ये किसी सुपर पावर से कम नहीं थी। ये बहुत हल्की थी लेकिन बहुत शार्प थी। ये इतनी शार्प थी कि अगर आप कोई ब्लेड लें जिससे कागज को काटे, उससे भी कई गुना ज्यादा ये शार्प थी। शायद इसीलिए उस तलवार से कितने भी बड़े लक्ष्य को भेदा जा सकता था और ये ज्यादा भारी भी नहीं हुआ करती थी। ऐसी स्पेशल टेक्निक खो गई, अभी कोई नहीं जानता कि इसको कैसे बनाना है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं, एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं रेप्लिकेट करने में, लेकिन जो चीज पहले थी वो अभी तक उसको अचीव नहीं कर पाए। आखिर वो क्या तरीका था, आखिर वो क्या टेक्नोलॉजी थी जिससे ऐसी स्टील बनाई जा सकती थी जो कभी खराब नहीं होती, जिसकी धार कभी नहीं जाती। तो ये मिस्ट्री भी समय के साथ खो गई। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ मेटल्स का जो काम हुआ करता था वो सबसे बेस्ट हुआ करता था, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। दोस्तों अब मैं बात करूंगा इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में। अब देखो ये बहुत विवादपूर्ण चीज है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट ऑलरेडी काम कर चुके हैं।
नेशनल ज्योग्राफी जैसे पॉपुलर मीडिया इस चीज़ को कवर कर चुके हैं कि इजिप्ट के पिरामिड बने कैसे थे। हर किसी की अलग एक्सप्लेनेशन है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर इतनी लेबर इस्तेमाल हुई थी, इतने लोग इस्तेमाल हुए थे, ऐसे लोग इस्तेमाल हुए थे जो एक वक्त पे खेती किया करते थे और जब वो 6 महीने खेती करके 6 महीने फ्री हुआ करते थे तब उनको इस कार्य में लगाया जाता था। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो लोग कैदी हुआ करते थे उनका इस्तेमाल हुआ। बहुत लोग ये मानते थे कि बड़े जानवरों का इस्तेमाल हुआ, रैंप लगाए गए, रेत का इस्तेमाल हुआ, पानी डाला गया जिससे फ्रिक्शन कम हो, नील रिवर जो कि वहां पर है उसका इस्तेमाल किया गया पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। देखो अलग अलग थ्योरी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बावजूद भी अगर आप जानवरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रैंप लगा रहे हैं, नील रिवर से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, रेत लगा रहे हैं, फ्रिक्शन कम कर रहे हैं, पानी से काट रहे हैं, कोई भी चीज आप कर लो, आप इस बात से बिल्कुल नहीं नकार सकते कि हजारों साल पहले इतने बड़े पत्थर इतना ऊपर कैसे पहुंचाए गए। अगर आप उस जमाने के सारे लिवर, रैंप, जानवर, हजारों लाखों करोड़ों मजदूर, इन सब को भी मिला दें, मैं बता रहा हूं आपको, इन सब को भी मिला दें, या मैं कहूंगा कि आज की टेक्नोलॉजी को भी मिला दें, तब भी इतने बड़े कंस्ट्रक्शन को बनाना लगभग नामुमकिन है। कहने को लोग कुछ भी कह सकते हैं और ये लोग वो बात करते हैं जिन्होंने कभी कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं किया। ये लोग वो बात करते हैं जो पेपर्स में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं जब कोई चीज बनाई जाती है तो बहुत सारे फैक्टर उसे अफेक्ट कर सकते हैं। आसपास का माहौल कैसा है, वर्कर्स कितने हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, उनको कौन हेड कर रहा है, किस तरीके से काम में लाया जा रहा है, किस तरह से सेट किया जा रहा है, उन पत्थरों को सेट कैसे किया गया है, इतने बड़े ऊपर तक वो टॉप तक चीजें कैसे पहुंची। तो किसी की भी एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो, लेकिन उन्होंने बनाया तो नहीं है। क्या नेशनल ज्योग्राफी के लोगों ने जाकर इजिप्ट के पिरामिड बनाए हैं? क्या जो लोग स्टडी करते हैं उन्होंने बनाए हैं? क्या उन्होंने कभी कुछ बनाया है? नहीं। तो देखो ये मिस्ट्री अननोन है अभी भी, और मैं बता सकता हूं आपको दावे से कि वो जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है वो अभी भी इंसानों पर नोन नहीं है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन इजिप्ट के पिरामिड के साथ ऐसी चीज जरूर इन्वॉल्व है जो देखना आज से कई साल बाद हमें जरूर पता लगेगी, जो अभी हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि इजिप्ट के पिरामिड एलियंस ने बनाए हैं, देवताओं ने बनाए हैं। देखो साइंस इस चीज को नहीं मानता कि देवताओं ने बनाए हैं, साइंस इस चीज को भी नहीं मानता कि ये कोई सुपरनैचुरल पावर ने बनाए हैं। साइंस तो इनफैक्ट ये भी नहीं मानता कि भाई ये इंसानों ने बनाए। क्या है, हो सकता है किसी ने बना दिए हो, अपने आप बन गए हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, या एलियंस ने भी बनाए हो, क्या पता। तो ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक अननोन है अभी भी, आप मानो या ना मानो, लेकिन देखो सच तो यही है, ठीक है, क्योंकि हर चीज की एक्सप्लेनेशन हर किसी के पास है भी नहीं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं दोस्तों। इस दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी भरी पड़ी है, इतिहास में जाओ, कहानियों में जाओ, स्क्रिप्चर्स में जाओ, ये टेक्नोलॉजी देखो आज से पहले तो बहुत एडवांस हुआ करती थी। ऐसी बहुत सारी चीजें जो खो गई। अशोक की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में आपको पता होगा, इसके बारे में फिर बात करेंगे कि कैसे भारत से निकलकर पूरी दुनिया में ऐसी नॉलेज फैल गई, जो शायद जो कारनामे पूरी दुनिया में हो रहे हैं उसका संबंध शायद भारत से ही था। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं मिलता हूं ऐसी ही किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।